हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। सो अ लॉट ऑफ अस, आई एम प्रीटी श्योर कि जब एमएचसीईटी, सीयूईटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है स्टैटिक जीके पढ़ना। ठीक है, तो आज एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एंशिएंट हिस्ट्री वी विल कंप्लीटली डिस्कस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, शो यू प्रॉपर इंडेक्स एंड मैं बहुत क्विक टाइम में डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट? तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी एन एक्सरसाइज जहां पर आपको पता चलेगा कि जब हम एमएचसीटी टाइप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्लैट के लिए तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनते हैं, एक ही टॉपिक के 4-5 पेज के नोट बन जाते हैं कई बार, बट दैट इज नॉट हाउ एमएचसीटी और सीयूईटी और एनी अदर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम वुड वर्क। ओके, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो मैं उन्हीं टाइप के नोट से आपको आज पढ़ाने वाला हूं। इट्स अ वेरी गोइंग टू बी अ क्विक फायर सेशन ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट दिस, फॉर दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर एमएचसीटी 2026, वी हैव दिस बैच कॉल्ड संकल्प व्हिच यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ. Start your preparation right away. You will get all the classes, all the strategy, all the mocks, everything in this particular session, and you'll be able to sail through quite easily. You can contact to our counselor on this particular number, and she'll guide you about everything and anything that you need to prepare for the exam. So it will become a smooth sailing boat for you, right? Now let's start as to what exactly are we going to do. So we're going to be studying the Indus Valley civilization. सबने सुना होगा, one very important topic. Then the Vedic period, then the Maurya Empire, the Gupta Empire, and the rise of Buddhism and Jainism. ये 5 टॉपिक्स रहेंगे और मैं बहुत ही क्विक तरह से आपको समझाऊंगा। मेक गुड नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है? और ये बहुत ही बेसिक नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप एज इट इज लिख सकते हो सब कुछ, वोंट बी एन इशू। प्लीज डोंट आस्क फॉर द पीडीएफ, आई एम नॉट गोना गिव यू द पीडीएफ। मेक गुड नोट्स। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 50% चीज जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तभी याद हो जाती है। तो इसीलिए आई ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस टू मेक नोट। उस टाइम आलस आ सकता है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट दैट आधा घंटा इज गोइंग टू बी वर्थ इट। ओके, चलो। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाई आया कहां से। सो अराउंड 2500 बीसी के आसपास माना जाता है कि ये फ्लरिश हुआ, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और जो जो करंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, थोड़ा पार्ट्स ऑफ ईरान है, थोड़ा पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको यहाँ पर इंडिया समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट का, है ना, तो आप देख सकते हो कि दिस इज पार्ट ऑफ गुजरात, दिस इज राजस्थान, ऊपर जाके पंजाब, दिस इज पाकिस्तान, थोड़ा ईरान। तो ये सारे एरिया में जो यहाँ पे ब्राउन वाला एरिया आपको दिख रहा है, दिस वाज ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सम वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, आपको हड़प्पा का नाम पता होगा, कालीबंगन का नाम पता होगा, मोहनजोदारो एंड सो ऑन, राइट? तो ये 2500 बीसी के दौरान ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन आई, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फर्स्ट टॉपिक इज ऑलवेज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशन में से एक है। तो एक इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन थी जो काफी बड़ी थी, एक सिविलाइजेशन मेसोपोटेमिया मतलब इराक, पार्ट्स ऑफ टर्की और इन जगह भी थी, एक चाइना में थी और एक ही इंडिया में थी, विच इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें से एक बड़ी सिविलाइजेशन है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चली है, और इनफैक्ट पता है बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, जिनको अभी तक डिसाइफर ही नहीं किया गया। समझ ही नहीं आता कि इन्होंने क्या लिखा था, ये क्या सोच रहे थे। कुछ कुछ चीजें समझ में आई है, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आई है। ओके, तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, बट इसका जो डिस्कवरी हुआ दैट वाज डन बाय दयाराम साहनी इन 1921, और उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रॉपरली पहले इन्वेस्टिगेट किया, उसको प्रॉपरली स्टडी किया, और 1924 में जॉन मार्शल, हु वाज द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैक देन, और 100 ईयर से थोड़े से ज्यादा हो गए, दे अनाउंस कि अच्छा ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था पहले, है ना? तो सिटी ऑफ हड़प्पा वाज द फर्स्ट वन दैट वाज फाउंड, देन मोहनजोदारो को इसके जस्ट बाद यू कुड से डिस्कवर किया गया, एंड मल्टीपल सच सिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर फाउंड, क्योंकि क्या फीचर्स थे, क्या क्या हमको वहां पर चीजें मिली हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो पहली 2 सिटीज थी, दे वर एक्सकेवेटेड इन द 1920s। ठीक है, ये 2 नाम याद करने बहुत जरूरी है, हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। दयाराम साहनी वाज द मेन डिस्कवरर, बट जो अनाउंसमेंट थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, वो तो ऑब्वियसली कोई अथॉरिटी करेगी, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी, एंड द हेड वाज जॉन मार्शल बैक देन। ओके, चलो, अब प्लीज राइट दिस डाउन दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वी हैव द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, एक सिटी के नाम पर जो सबसे पहले मिली थी ना, उस पर इसका नाम लिखा गया है। So it's called the early Harappan phase, it's called the mature Harappan phase, and the third one is the late Harappan phase. आप लोग इसको years के साथ लिख सकते हो। देखो, यहां पर स्टार्ट हुआ, फिर फ्लरिश होना शुरू हुआ इन दी मैच्योर फेज, एंड दिस इज द टाइम जहां पर वो थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली खत्म हो गया। ठीक है, तो मैच्योर फेज इज द फेज जहां पर सबसे ज्यादा चीजें हुई हैं, है ना? जो भी हम समझते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, वो उस समय किया गया है। ठीक है,
तो मैच्योर फेज रिप्रेजेंट्स पीक ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अभी जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लो, तो इंडिया में आप देखोगे कि कुछ कुछ ना काफी बड़े अर्बन मार्केट्स हैं। जैसे इंडिया में कुछ बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, टॉक अबाउट दिल्ली, टॉक अबाउट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड सो ऑन, राइट? तो वैसे उस समय भी देयर यूज्ड टू बी सर्टेन बिग मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स। आई मीन यू कांट कॉल दैट मेट्रोपॉलिटन, बट फिर भी आप बता सकते हो कि बड़े बड़े ट्रेड हब्स हुआ करते थे। देयर वर सर्टेन पर्टिकुलर क्रॉप्स जो ये लोग उस समय उगाया करते थे, एंड दे यूज्ड टू ट्रेड इन दोस क्रॉप्स। उस टाइम कोई करेंसी जैसा कुछ भी नहीं था, है ना? पीपल वुड जनरली आई थिंक बार्टर वगैरह करते होंगे उस समय कि भाई आप हमारी एक चीज ले लो, हम आपको एक चीज दे देंगे, ऐसे करके, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाउन प्लानिंग, राइट? जो टाउन प्लानिंग हम आज तक भी नहीं देखते हैं हमारी कंट्री में बहुत प्रॉपर्ली हुई भी। दीज पीपल हैड डिसाइडेड ऑन टाउन प्लानिंग वेरी प्रॉपर्ली। तो देखो, एक जहां पर रूलिंग क्लास जो होती थी ना, जो मतलब राजा महाराजा होते थे उस समय के, या फिर मान लो जो भी मतलब जो हेड ऑफ यू कुड से दैट एंटायर टाउन होगा, वो रहते थे सिटाडल में। सिटाडल इज लाइक अ कासल जो थोड़ा ऊपर की तरफ होता था, ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडिया में फोर्ट्स वगैरह भी होते हैं ना, वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं। तो अगर किसी को किसी महाराजा से लड़ाई करनी हो उनके फोर्ट में जाके, तो उनको ऊपर काफी चढ़ाई करनी पड़ती थी, तो राजा के लिए अटैक करना आसान होता था ऊपर की तरफ से। तो इसलिए फोर्ट हमेशा ऊपर होते हैं, राइट? एंड देन देयर वुड बी समथिंग कॉल्ड दी लोअर टाउन, है ना, जहां पर सारे बाकी लोग रहते थे। ऑल द अदर सिटीजन वुड स्टे इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, ओके? तो सिटाडल वाज द मेन पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो, वो एक जमाना था जहां पर कोई ज्यादा घर वर तो होते नहीं थे, पूरा खाली बंजर लैंड पड़ा है या फिर फर्टाइल लैंड पड़ा है, जो भी पड़ा है ना? तो वो फिर भी क्या करते थे कि जैसे मान लो अगर एक घर यहाँ पर है, तो उनके पास ऑप्शन था ना कि एक यहाँ बना ले, फिर एक यहाँ बना ले, फिर एक यहाँ बना ले, फिर एक ऐसे बना ले, कर सकते थे ना वो। बट वॉट दे डिड वॉज दे एक्चुअली डिसाइडेड कि हम लोग हर चीज को ग्रिड सिस्टम में करेंगे, ऐसे लाइन से प्रॉपरली अच्छे से बनाएंगे। तो अभी हम ग्रिड सिस्टम देखते हैं काफी जगहों पे इंडिया में भी, ठीक है? तो वो ग्रिड सिस्टम से प्रॉपरली उन्होंने उस टाइम भी घर बना रखे थे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन दी अर्बन, यू कुड से, जो डेवलपमेंट हुआ था इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन जो आज तक इंडिया में ज्यादातर जगहों पे नहीं है, वो उन्होंने एक्चुअली अचीव कर लिया था, विच इज द ड्रेनेज सिस्टम। सो दे हैड अ प्रॉपर एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जो गंदगी होगी वो कहां पर जाएगी, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी, बट दे हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इवन बैक देन, राइट? और दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आप कह सकते हो कि हमें भी सीखनी चाहिए फ्रॉम दीज पीपल, जो इतने ज्यादा मतलब दे हैड टेक्नोलॉजी। तो चलो उनके मरने के 2-3 हजार साल बाद आएंगे, है ना? लेकिन उसके बाद भी, हाँ, उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि दे डिड अ ग्रेट जॉब इन डूइंग दिस, ठीक है? तो हाई लेवल ऑफ सिविक सेंस वगैरह था उस समय के लोगों में, राइट? अब ये कुछ क्रॉप्स थे, wheat, barley, cotton, dates, sesame seeds, multiple sort of crops that they used to grow in their fields. ठीक है? तो इन क्रॉप्स कह सकते हो क्रॉप्स में वो लोग मेजरली दे कह सकते हो ट्रेड, है ना? और ट्रेड वाज कैरीड आउट बोथ विद इन द रीजन एंड विद डिस्टेंट एरियाज लाइक मेसोपोटामिया। मैंने बताया ना 4 बड़ी सिविलाइजेशंस थी, वन ऑफ देम वाज मेसोपोटामिया। तो इंडिया और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूज्ड टू ट्रेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? वो ट्रेड किया करते थे उस समय, ओके? सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज वर्कड। आप लोग लिख सकते हो ये, ठीक है? यू कैन राइट दिस डाउन, ओके? सो दिस इज हाउ दिस हैज वर्कड। मेसोपोटामिया, wheat, barley, cotton, dates were the main crops that were there at that point in time, okay? Now the question is कि क्या रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे? तो जो भी रूइंस उनके मिले हैं उस समय से, तो ऐसा पता चला है कि दे हैड अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ऐसी फोटोज तो क्या उन्होंने स्टोन से बना रखा है सब कुछ, तो ऐसे स्टोन का वो बना हुआ मिला है जहां पर एक वुमेन के यू कुड से एम्ब्रियो में से दे वुड सी एक प्लांट ग्रो है, समथिंग लाइक दैट। तो इससे कुछ कुछ लोग ये डिसाइफर करते हैं कि वो प्रोबेबली इसको एक मैजिक मानते थे, है ना? या फिर लेट्स से विमेन को वो एक हाई दर्जा देते थे कि भाई दीज पीपल आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ, है ना? तो उनको एक काफी ज्यादा एक अच्छी चीज लगती थी, पर्टिकुलर चीज, दे यूज्ड टू कंसीडर इट। मैं मैजिक इन नेगेटिव सेंस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? इट्स अ पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि उसको मैजिक मानते थे। उसके अलावा दे वुड वर्शिप अ मदर गॉडेस, ठीक है? मदर गॉडेस जो मैंने आपको बताया, एंड मेल डीटी आइडेंटिफाइड एज पशुपति, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दे वुड जनरली यू कुड से वर्शिप। उसके अलावा एनिमल ट्री वर्शिप वाज वेरी कॉमन। ये आजकल भी इंडिया में कुछ कुछ जो ट्राइबल पार्ट्स है वहां पर काफी आपको कॉमनली देखने मिलेगा, है ना? बट दिस वाज समथिंग दैट वाज क्वाइट कॉमन इन देयर पर्टिकुलर स्टाइल। सो दे, और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल
दे यूज टू कंसिडर, इसके बाद जो सिविलाइजेशन आई, जो वैदिक पीरियड वगैरह आए ना, तो उसमें क्या होता था कि अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, तो ये सारी चीज को वो लोग गॉड मानते थे, डीटीज मानते थे ना। अभी तो हम लोग पर्टिकुलर आइडल को गॉड मानते हैं कि आप एक्स वाई जेड भगवान में अगर बिलीव करते हो, कोई दूसरे भगवान में बिलीव करता है, कोई तीसरे भगवान में बिलीव करता है, राइट। बट उस पर्टिकुलर टाइम पर दे वर नॉट बिलीविंग इन पर्टिकुलर गॉड्स, दे हैड पर्टिकुलर, कोई कोई जल को मान रहा है ना, जैसे नदी को या इस तरह की चीज को, है ना, तो ऐसे अग्नि वायु ये सब। ऑलराइट, देन डिक्लाइन हुआ अराउंड 1800 बीसी, और 1300 के आसपास तक ऐसा माना जाता है कि ये यू कुड से जो सिविलाइजेशन थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब प्लीज एक बात समझो, बीसी की बात हम जब करते हैं ना, तो टाइम उल्टा चलता था उस समय, तो इसीलिए आप देख लो 3300 में स्टार्ट हुआ और 1800 1300 पे आगे खत्म हुआ। अब क्यों खत्म हुआ इसका रीजन बहुत क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक नेचुरल कैलामिटी हुई थी ऐसी, मतलब समथिंग लाइक एन अर्थक्वेक और अ फ्लड और व्हाटएवर, व्हिच लेड टू ऑल द एंटायर यू कुड से सिविलाइजेशन उससे खत्म हो गई इतनी बड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि एक पैंडेमिक टाइप आउटब्रेक हुआ था डिजीज का, एंड ऑब्वियसली देयर वाज नो हेल्थ केयर बैक देन, सो दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट। अब इसका कोई क्लियर रीजन नहीं है, इतनी पुरानी बात है, तो उसकी कुछ खास हमको यू कुड से एविडेंसेस मिल नहीं पाए हैं, बट यह एक समय था जब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये चीज चेंज हो गई थी, है ना, ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में एक क्या मान सकते हो कि यहाँ पर भी दो टाइप के वैदिक पीरियड होते थे, एक अर्ली वैदिक पीरियड था और एक लेट वैदिक पीरियड था, ठीक है। द रेफर्स टू द एरा ड्यूरिंग व्हिच द वेद वर कंपोज्ड। तो चार वेद होती है ना, हमारे जो मतलब हिंदू शास्त्र जिसको बोलते हैं उसमें चार वेद होती है, ठीक है। कोई मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी चार वेद होती है इन दी कमेंट्स, है ना, अगर आपको चारों के नाम पता है, मेरे को प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकली पता करना है ये, ठीक है। क्रोनोलॉजी होती है वेदों के नाम लिखने की, तो यू कैन राइट इट इन दी कमेंट्स, आई बी वेरी हैप्पी, है ना, और देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है, ओके। उसके अलावा करीब 1500 बीसी, विच इज लाइक से एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की जो सिविलाइजेशन शुरू हुई, दैट वाज फ्रॉम 1500 बीसी फॉर अबाउट 1000 इयर्स टू 500 बीसी दे स्टार्टेड द वैदिक पीरियड। तो चारों इसमें वेद लिखे गए। अब इस पीरियड की भी कुछ कुछ पर्टिकुलर कह सकते हो कि यू नो देयर वर सर्टेन फीचर्स, ओके। अच्छा, बाय द वे मैं इन सारी चीजों पर आपसे एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सो मेक श्योर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज अगर आप ये ध्यान दोगे क्लास में तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। अब पहले क्या था, जो अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, तो वी वर मोर पेस्टरल इन नेचर। पेस्टरल का क्या मतलब होता है? पेस्टरल का एक सिंपल सा मतलब होता है कि एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल सिस्टम नहीं था, है ना। इट वाज मोर लाइक छोटी छोटी फील्ड्स थी, कुछ कुछ उगता था, भेड़ बकरियां चरती थी, इस तरह की चीजें होती थी, ठीक है। इट वाज नॉट वेरी सिस्टमैटिक इन द अर्ली वैदिक पीरियड। सो कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी दैट वुड टेक द पॉलिटिकल डिसीजंस, तो दे यूज्ड टू बी कॉल्ड द सभा एंड समिति, है ना। सभा और समिति करके जो पर्टिकुलर सिस्टम्स हुआ करते थे, जो उस समय के पॉलिटिकल डिसीजन लेते, जैसे अभी गवर्नमेंट होती है ना हमारे पास, वैसे इनकी गवर्नमेंट होती है सभा और समिति, ठीक है। एंड इट वाज रिलेटिवली सिंपल एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल व्हेन दे मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। व्हेन दे मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड, तो यहां पर एग्रीकल्चरल बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। यहां पर थोड़ा सा बेटर सिस्टमैटिक जो कह सकते हो एग्रीकल्चर उसकी स्टार्टिंग हुई थी, ओके। एंड देन Varna system became rigid in this particular period. So Hinduism has this Varna system where Brahmins are kept at the you could say highest कह सकते हो in the society. उसके बाद में आते हैं क्षत्रियास, फिर वैश्यास और फिर शूद्रास। So this also has given rise to the casteism in India or the caste system in India, जहां पर हम लोअर कास्ट और अपर कास्ट की बात करते हैं कई बार। So it is not considered something that is ideal, but ये जो later वैदिक पीरियड था, इसके दौरान ये जो वर्ण सिस्टम था ये काफी रिजिडली फॉलो किया जाता था फॉर मल्टीपल सेंचुरीज आफ्टरवर्ड्स, है ना। मतलब अभी कुछ ही साल हुए हैं या फिर कुछ ही डेकेड्स हुए जब इस सिस्टम को इतना क्लियरली नहीं फॉलो किया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को हमने यू कुड से खत्म कर दिया है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, आई वुड रादर से दैट कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया है जहां पर अभी भी ऐसा होता है ना। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड सो ऑन, राइट। देन कुछ कुछ वैदिक लिटरेचर, अब जिन जिन लोगों ने इनका नाम नहीं लिखा था वो आप यहां देख सकते हो। तो वी हैव द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद, ठीक है। चार वेद होते हैं इसी पर्टिकुलर यू कुड से सिस्टम में होते हैं। तो इसमें होते हैं बहुत सारे हाइम्स, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेद है इन ऑल फोर। इसमें होते हैं सबसे ज्यादा हाइम्स। हाइम्स का क्या मतलब होता है, बोल सकते हो कि जो चैंट्स होती है ना, भजन टाइप चीजें, वो होती है इसमें,
ठीक है, तो प्रॉपर संस्कृत में लिखे हुए वेद हैं, सॉरी हाइम्स हैं, 1028 टोटल हाइम्स, आप लिख सकते हो ये चीज। और इनके हाइम्स को सामवेद में म्यूजिकल फॉर्म दिया है। ठीक है, तो उदगात्री नाम के कुछ प्रीस्ट हुआ करते थे, है ना, उन्हीं को अलाउड था कि आप इन हाइम्स को गा सकते हो। तो सामवेद में वो दे रखा है। यजुर्वेद एंड दिस पर्टिकुलर अथर्ववेद आर स्लाइटली डिफरेंट। अथर्ववेद तो पर्टिकुलरली बहुत ही डिफरेंट है तीनों वेदों से, जहां पर ये बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछने लग जाता है आपसे, इट गेट्स इनटू मोर फिलॉसफी। ठीक है, तो जब मैं अपने यू कुड से व्हेन वी टेक क्लासेस ऑन द यू कुड से द वेबसाइट व्हिच इज द पोर्टल, तो हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कई बार, बिकॉज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट। तो यू कैन सर्टेनली कंसिडर कमिंग टू दोज क्लासेस ऑल्सो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद में ब्राह्मणाज आए, अरण्यकाज आए, उपनिषद आए, है ना। तो ब्राह्मणाज और ये सब अलग अलग थे। तो ब्राह्मणाज बेसिकली क्या होते थे कि वो जो सारे जो हाइम्स वगैरह लिखे हुए थे ना ऋग्वेद में, उसको ट्रांसलेट करते थे। तो वो तो संस्कृत में लिखे हुए थे, तो उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कौन करेगा, तो वो ब्राह्मणाज करते थे। अरण्यकाज का अपना कुछ काम था, उपनिषद थोड़े अलग थे, है ना। तो उपनिषद आप सॉरी अरण्यकाज आप कह सकते हो कि वो एक तरह से वेद और उपनिषद के बीच का एक सिस्टम था। तो उपनिषद वेंट टू वेरी हाई लेवल ऑफ फिलोसफी, थोड़ा प्रैक्टिकल लिविंग में चला गया था उपनिषद, राइट। एंड दिस वाज मोर ट्रेडिशनल इन नेचर, जो वेद थे। तो अरण्यकाज कह सकते हो कि वाज लाइक द मिड थिंग, जहां पर वो दोनों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता था कई बार। ओके, चलो मूविंग ऑन। यहाँ पर अब रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हुए, तो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास dissatisfaction with rituals and social inequality led to religious reform movements। तो पर्टिकुलरली जो हिंदुइज्म की जो हम बात करते हैं, वर्णा सिस्टम या काफी अलग सिस्टम्स के बाद में लोगों को लगा कि यार बहुत इनइक्वालिटी है। सो देयरफॉर दो नए फेथ उस टाइम इमर्ज हुए थे इन इंडिया, विच इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म ऑफ दैट टाइम वाज अशोक, द किंग अशोक, है ना, जो मौर्यन अंपायर के, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। उन्होंने इनफैक्ट काफी सारे बाहर के, जो इंडिया के बाहर के भी जो राजा महाराजा थे, उनको इंडिया में इनवाइट किया था। एंड ही एक्चुअली वाज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म अक्रॉस इंडिया एंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अदर देन इंडिया एज वेल। ओके, तो इसीलिए बुद्धिज्म वाज फाउंड बाय गौतम बुद्ध एंड इट्स उनकी जो टीचिंग दैट इज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8 फोल्ड पाथ, ये आपको, अच्छा 8 पाथ्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट जरूर एक बार देख लेना। और ये 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबको पता है। ठीक है, इफ यू नो व्हाट वर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म, मेंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल। मैं आपको काफी सारा होमवर्क टाइप दे रहा हूं, है ना, तो आई एम लाइक गोना बी एक्सपेक्टिंग द आंसर्स इन द कमेंट्स हियर। ओके, तो एक मिडिल पाथ फॉलो करते थे बुद्धिज्म में एंड एम्फसाइज्ड ऑन मॉरल कंडक्ट। तो मिडिल पाथ एज इन कि आप है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कुछ भी मत करो। ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू, जैसे इट्स लाइक कह सकते हो कि समथिंग लाइक आप बहुत नॉर्मल जिंदगी जियो, right? You don't have to be too lavish, you don't have to be too poor, you don't have to, let's say, be too happy, be too angry, ये सब नहीं करना है आपको, right? You have to live a middle path, you have to try to attain मोक्ष at the end of the day, है ना, and that is जो आप एक नॉर्मल जिंदगी जीते हो अपनी, बहुत सहज जिंदगी जिसको कहते हैं, that would ultimately take you to that particular final destination, है ना। मतलब final destination थोड़ा गलत वर्ड है in this generation, but still, ठीक है। Then comes Jainism. Jainism was you could say founded by Lord Mahavir, है ना। तो जैनिज्म में टोटल 21 you could say तीर्थंकर जिसको बोलते हैं, they were like priests, है ना। तो the first one was Lord Mahavir and the emphasized, so he was the 21st one, है ना। and it emphasized extreme non-violence and हम थोड़ा जानते भी हैं जैनिज्म को, है ना। तो जैनिज्म में सिस्टम होता है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल a lot of Jain people don't eat potatoes, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है ना। they don't want to even kill let's say bacteria, है ना। कई बार तो मतलब इस तरह की चीजें हैं कि हम कोई भी किसी भी तरह के प्राणी को हम मारेंगे नहीं, राइट। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एक त्रिरत्न होता है, दैट इज द कोर फाउंडेशन ऑफ द जैन फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ऑल्दो बुद्धिज्म और जैनिज्म पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यू कैन लाइक स्टे अश्योर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड महावीर द फर्स्ट यू कुड से द व्हाट यू कॉल इट द major you could say person who actually started practicing this Jainism is considered the founder of Jainism in India. Okay, then we move on to the Maurya Empire. The Maurya Empire was started by Chandragupta Maurya. Simple. So चंद्रगुप्त मौर्य के एक मेंटोर हुआ करते थे जिनका नाम था कौटिल्य। इनको चाणक्य भी बोलते हैं, आपने चाणक्य नीति के बारे में सुना होगा।
तो इनसे पहले एक और एम्पायर हुआ करती थी। तो मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी ना, दैट वाज पाटलिपुत्र इन द प्रेजेंट डे बिहार। तो पाटलिपुत्र काफी इंपॉर्टेंट जगह थी, बिकॉज वहां से एक पर्टिकुलर आप सी ट्रेड भी कर सकते थे। इट वाज क्वाइट फर्टाइल लैंड और काफी उस टाइम का प्रोमिनेंट एरिया हुआ करता था। ठीक है, सो कौटिल्य गॉट डिसइल्यूजन्ड विद द आइडिया ऑफ द एम्पायर दैट वाज रूलिंग बिफोर मौर्यस, एंड उनको लगा कि यार ये सही टाइम है, लोग भी खुश नहीं है, तो वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो इसीलिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जहां पर उन्होंने बचपन में इनको गाइड किया था अबाउट यू कुड से एडमिनिस्ट्रेशन, यू कुड से पूरा जो वॉरफेयर वगैरह का जो सिस्टम था उसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ही अटैक्ड दैट पर्टिकुलर एम्पायर एंड क्रिएटेड द चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर और द मौर्य एम्पायर आफ्टर यू कुड से द एंटायर यू कुड से मेंटोरशिप ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, इनके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो सेकंड रूलर आया उनका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार वाज वन पर्सन जिन्होंने यू कुड से चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को और काफी एक्सटेंड किया था, और काफी यू कुड से बिफोर हिज डेथ मौर्य एम्पायर वाज इन ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, टिल पाकिस्तान, पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया वाज अंडर द मौर्य एम्पायर, इट वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एम्पायर्स। फिर आए इस एम्पायर के सबसे बड़े किंग विच वाज किंग अशोका। ठीक है, तो किंग अशोका ऑल्सो फॉट मल्टीपल बैटल्स, और उन्होंने थोड़ा साउथवर्ड्स भी और थोड़ा ईस्टवर्ड्स भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना शुरू किया। बट उन्होंने एक बैटल लड़ी कॉल द बैटल ऑफ कलिंगा। ये 216 नहीं है, 261 है। ठीक है, गलती से 216 लिखा गया, दिस इज 261। ठीक है, तो 261 में उन्होंने एक बैटल ऑफ कलिंगा लड़ी, और वहां पर बैटल ऑफ कलिंगा में उनको मतलब ऐसा लगा कि भाई दिस इज सो मच ब्लड शेड, कितने सारे लोग मरे हैं इसमें। और इसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ बुद्धिज्म और नॉन वायलेंस। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में, उसके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा कुछ अपना योगदान दिया था। ठीक है, देन केम दी गुप्ता एरा। गुप्ता एरा को इंडिया का एक गोल्डन एज भी बोलते हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज बोलते हैं। द रीजन फॉर दैट इज दैट उस समय बहुत आर्ट, साइंस, एजुकेशन, कल्चर टाइप के यू कुड से डेवलपमेंट्स हुए थे। तो आपने सबने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, हु इन्वेंटेड जीरो, है ना, वो इसी समय पे ये सब हुआ था। ठीक है, दैट वाज ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। अब हम लोग आ गए हैं फ्रॉम बीसी टू एडी। सो गुप्ता जो एम्पायर था ना, दिस केम अराउंड द ईयर 300। तो आज से आप मान सकते हो करीब 1700 साल पहले, है ना, तब ये गुप्ता एम्पायर वगैरह आई थी। तो इसके जो फाउंडर है वो थे श्रीगुप्त। लेकिन इनके कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो आप श्रीगुप्त बोलोगे। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, तो मौर्य और गुप्ता में लोग कभी कभी डाउट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त दोनों का नाम था, बट वो है, एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक चंद्रगुप्त वन है। बोथ पीपल आर 600 इयर्स अपार्ट, तो दे आर नॉट द सेम पीपल। ठीक है, तो इट्स कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्त डायनेस्टी वाज पर्टिकुलरली दिस। फिर जो इसके सबसे प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है कि इन्होंने आज तक कभी कोई बैटल ही नहीं हारी। ठीक है, तो देयर इज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, वेयर यू कुड से उनकी जो सारी जो बैटल्स हैं, उनके एक्युलेट्स हैं, तो उसके पूरा एक ब्यौरा वहां पर लिखा हुआ है ना। सो इस सारी चीजें बताते हैं कि इन्होंने कभी कोई बैटल ही नहीं हारी, एंड दैट इज व्हाई इज आल्सो कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से पता चलता है अबाउट दी गुप्ता एम्पायर और दी मौर्य एम्पायर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र में काफी मौर्यास के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एक मगास्थिनीस करके एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी कॉल्ड इंडिका। तो इंडिका में उन्होंने काफी चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे उनके बारे में काफी अच्छी डिटेल वगैरह दी है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग कि भाई इतने पुराने टाइम में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। Personally speaking, I have always felt that ancient history is slightly boring, but the part of medieval history, or you would say the parts of modern history, is quite interesting that way, है ना. But anyway, we were successfully able to complete, and if we've come to this end of the video, let me take you to certain very important questions. Okay, you have to answer this in the comments. Okay, I'm not going to give you the answers because सारे के सारे हमारी आज की teaching में से ही हैं. First question is, which of the following features most clearly distinguishes the Indus Valley cities from other contemporary civilizations? ठीक है, you can choose your answer very quickly. Second one is, discovery of the Indus Valley civilization was formally announced to the world by whom? Now understand this, right? We discussed a couple of names, so you have to understand that questions can be tricky like this, wherein you will be given both the options and then you'll have to figure it out. ठीक है, पॉलिटिकल असेंबलीज नोन एज सभा एंड समिति कौन से पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट थे? अभी हमने पढ़ लिया था ये भी, यू शुड डेफिनेटली नो दिस।
प्लीज डोंट गो बैक टू द वीडियो एंड सी कि कहां कहां था, है ना, तुक्का लगा सकते हो। ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज फेथ्स और रिलीजन्स, हमने डिस्कस किया था, है ना, कि मिडिल पाथ का क्या सिस्टम है। देन गुप्त पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज। व्हाई इज इट कॉल्ड द गोल्डन एज, दैट इज द क्वेश्चन। क्यों गोल्डन एज इसको बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट यू गोना आंसर इन द कमेंट्स। तो आपके पास काफी सारा होमवर्क हो गया बाय द वे। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू आई विल एक्सपेक्ट द आंसर्स टू as soon as you watch this particular video, right? All the best, guys. I'll see you in my classes. Keep preparing, keep working hard. You can always visit 12minutes2clad.com, get our best sort of guidance, mentorship, and you can say best classes and mock tests as well. We're going to be guiding you till the end of the preparation. All the best.